हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुब्ला पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर विद्युत पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का पूरा। तो उसका कुछ पार्ट जो है हम आज पढ़ेंगे और ऐसे करते करते पूरा पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो टॉपिक है हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो हम सब जानते हैं, हमारे घरों, अस्पतालों, उद्योग धंधे या कहीं भी जो है आज बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और ये ऊर्जा का एक रूप है। आज के टाइम में अगर हम कहें कि हमें बिना इलेक्ट्रिसिटी रहना है तो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि विद्युत क्या है और किसी विद्युत परिपथ में ये कैसे प्रवाहित होती है। परिपथ मतलब कि तार है, वायर है, या जो भी जिस भी माध्यम के थ्रू जा रही है वो कैसे प्रवाहित होती है। ठीक है, और वे कौन से कारक हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं। मतलब विद्युत ज्यादा जा रही है परिपथ से, कम हो रही है विद्युत की मात्रा, तो ये किन किन कारकों से नियंत्रित होती है, नियमित होती है जिसे बोले। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, और आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज, आपको एक एक बारीकी बताई जाएगी। तो विद्युत धारा और परिपथ, हम वायु धारा, जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जलधारा बनती है ना। जब पानी बह रहा है तो नदियों में जलधारा बोलते हैं उसी को। इसी प्रकार जो विद्युत आवेश किसी चालक में जब प्रवाहित होता है, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि विद्युत आवेश जो है अगर किसी चालक में प्रवाहित होता है, चालक किसे कहा गया है? कोई भी तार, किसी भी प्रकार का चालक है, जो जैसे मेटल में होता है ना, धातु में, तो किसी भी धातु तार में से अगर कोई विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो हम कह सकते हैं कि चालक में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी समझ लीजिए कोई वायर है, वायर ऐसे कहीं भी जा रहा है और इसमें से बिजली जो है प्रवाहित हो रही है, बिजली प्रवाहित हो रही है, इस तरह से जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक रफ मैंने आपको ऐसे बताया है। अभी सर्किट आपको भी बताएंगे कैसे बनता है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल होता है ना, या बैटरी होती है। जब उसको हम ठीक क्रम में लगाते हैं, ठीक तरीके से लगाते हैं, तो टॉर्च का बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो ठीक क्रम में अगर नहीं लगाएंगे तो टॉर्च का बल्ब नहीं जलेगा। तो टॉर्च बल्ब को दीप्त यानी जलने के लिए आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा हम उसे प्रदान करते हैं तो टॉर्च जलने लगता है। ये टॉर्च का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देता है जब उसमें स्विच ऑन करें। यानी जैसे हम स्विच ऑन कर देते हैं तो टॉर्च में से लाइट आने लगती है। अब सोचने वाली बात है कि वो स्विच ऑन यानी कि स्विच का क्या काम है, आखिर वो ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ऑन करने से टॉर्च जल जाता है और ऑफ करने से टॉर्च बंद हो जाता है। तो स्विच, सेल तथा बल्ब के बीच में एक संबंध है, एक कड़ी है जो कि उस पूरे सर्किट को क्लोज करता, पूरा परिपथ को बनाता है। यानी बल्ब से लेकर सेल के बीच में एक परिपथ बनता है तो उसको बनाता है। तो हमें एक बात क्या पता चली इससे कि विद्युत धारा यानी किसी भी परिपथ से या चालक से विद्युत धारा अगर कंटिन्यूअस सतत प्रवाहित करनी है तो परिपथ बंद होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी विद्युत परिपथ की। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को, सतत पथ को और बंद पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, अगर वो बंद पथ, ये यहां से लेकर यहां तक पॉइंट हो गया, अगर बंद पथ कहीं से टूट जाए तो वो परिपथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें से विद्युत कंटिन्यूस प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। ठीक है, या हम ये कहते हैं टॉर्च का स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ऑफ का मतलब होता है विद्युत धारा बंद हो गई, तो बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं कट गया है। जो परिपथ है, जो क्लोज परिपथ है, इस तरह से वो बंद हो जाएगा, तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
और अगर वो परिपथ कहीं भी टूट गया तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया विद्युत परिपथ क्या। अभी तक हमारा यही पॉइंट आया है कि विद्युत परिपथ क्या है, कि विद्युत परिपथ एक ऐसा बंद और सतत परिपथ है जहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। परिपथ अगर टूट गया, कहीं से भी कनेक्शन टूट जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कनेक्शन का जुड़े रहना जरूरी है, बंद रहना जरूरी है। अब हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं ये जानना जरूरी है। विद्युत धारा को एकांक समय में एक विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी एक टाइम, एक निश्चित समय है, मान लीजिए 1 सेकंड में, किसी विशेष क्षेत्र में एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, इतना हिस्सा हो गया, प्रवाहित होने वाले आवेश, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी पर्टिकुलर 1 सेकंड में किस दर से आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि ये प्रश्न आ रहा है, कहाँ गया, कि जो विद्युत धारा में जो आवेश प्रवाहित होगा वो कौन सा होगा, धन आवेश की ऋण आवेश। ठीक है। तो ये है कि विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना जाता है, माना गया था उस समय, कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही, मतलब जो आवेश पॉजिटिव आवेश है, धन आवेश है, वो जिस दिशा में प्रवाहित होंगे विद्युत धारा भी उसी डायरेक्शन में उसको माना गया। तो परिपाटी के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है विद्युत धारा। यानी कि किसी भी परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये, तो विद्युत धारा हमारी अपोजिट दिशा में, इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आवेश जो धन आवेश की दिशा में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या हम ये बोल लें परिपाटी के अनुसार कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेश होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। चलिए, यदि किसी चालक किसे कहा गया, तार को, कोई भी तरह का, कि किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यानी ये क्या बता रहा है कि एक t टाइम में जितना भी विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उस दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और उसको लिखते कैसे, I बराबर Q/T। ठीक है। अच्छा, इन सबके एसआई मात्रक क्या है, Q का एसआई मात्रक होता है कूलाम, यानी आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, C फॉर कूलाम। ठीक है। और 1 कूलाम बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर उल्टा पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, तो हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻19। ठीक है, 10⁻−19, क्योंकि ये देखिए ऐसे है, 1 कूलाम बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो सारा ही उसके नीचे चला जाएगा, तो जो वो 6 उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 1 के बाद दशमलव होता है ना, इंडियन वैज्ञानिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, तो इसीलिए वो जो हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.6 × 10⁻−19। तो 1 कूलाम बराबर इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19। ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा। अभी 18 है तो 19 इसलिए हो गया क्योंकि जो पॉइंट में आएगा
यह 1/6 होगा, उसको हम जो है 1 पॉइंट और आगे लेके जाएंगे, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना ये, तो उसे हमें 1 पॉइंट में करेंगे, तो इसीलिए 10 की घात 1 और बढ़ जाएगा माइनस में। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है और टाइम का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, टी का ऐसा ही मात्रक है सेकंड, और तो ये हो गया कूलाम बटा सेकंड। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं। यानी कि हमारे पास आ गया कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। ये आया ना है। अगर हमें पूछे कि 1 एम्पियर से क्या मतलब है, तो हम बताएंगे 1 कूलाम पर सेकंड, यानी 1 कूलाम विद्युत आवेश को प्रति सेकंड में प्रवाहित करने की दर जो है 1 एम्पियर होती है। अच्छा, ये एम्पियर किसके नाम पे पड़ा है? ये आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे पड़ा है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इनके नाम पे पड़ा है। तो ये हमने पढ़ लिया। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ बता रखा है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम प्रवाह के दर से होती है, जो हमने अभी बताया। तो 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, ये लिखा है ना हमने। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एम्पियर से छोटा होता है मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? हाँ, तो 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर होता है। देखिए मिली एम्पियर छोटा होता है। 1 एम्पियर में हजार मिली एम्पियर होते हैं। क्लियर हो गया। तो 1 मिली एम्पियर में क्या होगा, 1/1000 चला जाएगा, पावर माइनस में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और वैसे ही 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, आपको सर्किट बना रखा है। देखिए ये पेपर में पूछते हैं कि इसका डायग्राम बना के दिखाइए विद्युत परिपथ का, जिसमें आपको एक सेल लगाना है। ये सेल या बैटरी यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये बल्ब है, ये अमीटर है। अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा को नापता है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है ये, इसे अमीटर कहते हैं। A फॉर अमीटर, यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ये कुंजी प्लग है, और आप ये देख रहे हैं सर्किट में ऐसे प्लस से माइनस जा रहा है। तो विद्युत धारा, इसका मतलब जो I है, I फॉर विद्युत धारा है, ये प्लस से माइनस की तरफ ऐसे ही जाएगी। प्लस जा रही है इस तरफ, ये आ रही है, और ये इस तरफ माइनस की तरफ आएगी। अब मान लीजिए इधर प्लस होता और उधर माइनस होता, तो विद्युत धारा ऐसे जाती है उल्टा। कितना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं, और उसका सिंबल ये है। ठीक है, ये परिपथ हमेशा जो है, ये लिखा सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा, ये श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है जिस श्रेणी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहीं पे ये लगा होता है। ठीक है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर होता है। तो श्रेणी क्रम की बात हो रही है, यानी जिसमें जहां सर्किट है पूरा चल रहा है परिपथ, उसी में ये लगा होगा। आगे अब ये एक चित्र पूछ सकते हैं। तो ये चित्र आपको हमने बता दिया कि इसमें पूछेंगे कि भाई एक सेल हो, विद्युत बल्ब है, अमीटर लगा हो, प्लग है, कुंजी है, और आप इसका आलेख खींचिए। तो ये बना हुआ है, यहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु जानते हो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है अंदर, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी ये क्या है? A फॉर एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक था? विद्युत धारा का, यानी हमें I दे रखा है ये, और I कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर, और 10 मिनट तक प्रवाहित होते हैं। यानी कि ये टाइम है हमारा, तो टाइम है हमारा 10 मिनट, और 1 मिनट इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 10 मिनट में कितने होंगे? 60 × 10 600 सेकंड।
ठीक है, यानी हमें आई दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, आवेश निकालना है। तो विद्युत धारा जो आई था, आई बराबर फार्मूला क्या था हमारा, Q अपॉन T, यही था ना। Q अपॉन T, इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं इरेज करके, Q अपॉन T था। तो हमें निकालना क्या है, Q निकालना है ना, Q निकालना है। तो ये बताइए, तो Q निकालना है तो T इधर चला जाएगा, तो यही हो गया, Q बराबर हो गया I इंटू टी, और I है 0.5 और ये है T है 600। आप 0.5 का आप पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 5/10 और गुणा में 600। अब 0 से 1 0 कट गई, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 300 कूलाम आ गया। Q का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। तो देखिए 3 ऐसा ही मात्रक हमने देखे हैं, एक एम्पियर जो किसका है, विद्युत धारा का है, और सेकंड समय का है, और कूलाम किसका ऐसा ही मात्रक है, आवेश का, विद्युत आवेश का। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। विद्युत परिपथ क्या है, हमने ऊपर किया था ना विद्युत परिपथ, ये हमने निशान लगाया था, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा कलर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हमारा यहाँ पे है कि किसी भी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताइए, एम्पियर होता है ना। तो एम्पियर की परिभाषा देनी है हमें, तो एम्पियर की परिभाषा हमारी ये है, 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। यानी 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 कूलाम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, 1 कूलाम आवेश में, ये लिखा है ना, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 गुणा 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस हो गए, यहाँ तक हो गए। होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को जरूर बताइए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ उसको एक सब्सक्राइब भी बनता है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे कराएंगे। आगे के जो टॉपिक्स हैं इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा क्लियर से कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। Till then, take care. Bye bye.